Welcome to my channel. Myself AK Chaturvedi. Today I teach chapter first exercise question. NCERT टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज पेज नंबर 14 से 16 के बीच में दी हुई है NCERT में. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है इस रिएक्शन के लिए जो बोला गया है वो इनकरेक्ट है. पहला स्टेटमेंट है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड. यहाँ पे लेड का रिडक्शन हो रहा है. सेकंड स्टेटमेंट था कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है. थर्ड स्टेटमेंट में है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. थर्ड स्टेटमेंट में बोल रहा है कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है. और फोर्थ स्टेटमेंट में बोल रहा है लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड. लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है. अब चलिए क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 2PbO लेड ऑक्साइड. PbO का मतलब होता है लेड ऑक्साइड, सॉलिड फॉर्म में है, प्लस कार्बन जो है वो भी सॉलिड फॉर्म में है, वो कन्वर्ट होता है 2Pb यानी कि लेड सॉलिड में, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस में. यहाँ पे रिएक्टेंट हमारा PbO है प्लस कार्बन, ये हमारा रिएक्टेंट हो गया. Pb प्लस CO2 ये हमारा प्रोडक्ट हो गया. यहाँ पे आप देख सकते हैं PbO लेड ऑक्साइड का जब कार्बन से रिएक्ट करते हैं तो हमको लेड मिलता है. इसका मतलब क्या हुआ, PbO का रिडक्शन हुआ तब जा कर के लेड में कन्वर्ट हुआ. रिडक्शन का मतलब होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लॉस होना. यहाँ पे आप देख सकते हैं PbO का ऑक्सीजन का लॉस हुआ तब जाके वो लेड में कन्वर्ट हो गया. और कार्बन में आप देख सकते हैं कार्बन का सीधे कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया. इसका मतलब कार्बन में ऑक्सीजन आके ऐड हुआ तब जा करके वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ है. इसलिए यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है. ठीक है, ऑक्सीजन यानी कि गेन ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, अब पहला पॉइंट है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड. लेड का रिडक्शन हो रहा है, ऐसा पहला स्टेटमेंट में बोल रहा है. लेकिन आप देख सकते हैं लेड का नहीं, लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है लेड में, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है. बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. यहाँ बी ऑप्शन बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है. आप देख सकते हैं यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तब जाके वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है. इसलिए हम ये स्टेटमेंट भी फॉल्स होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑक्सीडेशन होने के बाद आ रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है. अगर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन लिखा होता, जैसे जो कि आप थर्ड ऑप्शन में देख सकते हैं कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है. आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कार्बन में जब ऑक्सीजन का ऐड हुआ तब जा कर के वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ है. अब डी ऑप्शन देखिए लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड. लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है. यहाँ पे हम चेक करते हैं लेड ऑक्साइड, ये देखिए PbO का मतलब होता है लेड ऑक्साइड. इसमें आप जब कार्बन से रिएक्ट हुआ तो Pb में कन्वर्ट हुआ, तो लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है लेड में, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है. अब चलिए ऑप्शन देख लेते हैं. पहला ऑप्शन A एंड B, A और B है. सेकंड ऑप्शन A एंड C. थर्ड ऑप्शन A B C और फोर्थ ऑप्शन ऑल. यहाँ क्वेश्चन में बोला गया था कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. तो हम देख सकते हैं यहाँ पे A B स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है और C D स्टेटमेंट ट्रू है. तो इसका आंसर फर्स्ट हुआ. फर्स्ट में क्या है A एंड B, इस कारण से ये फर्स्ट ऑप्शन सही है हमारा. और नोट में लिखा भी है C एंड D आर करेक्ट और C और D स्टेटमेंट ट्रू है. क्वेश्चन नंबर 2, Fe2O3 plus 2Al give Al2O3 plus 2Fe. The above reaction is an example of A option combination reaction, B option double displacement reaction, C option decomposition reaction, D option displacement reaction. यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है, जो क्वेश्चन दी गई है ऊपर, ये कौन सा किसका एग्जाम्पल है. जो अब रिएक्शन है ये किसकी एग्जाम्पल है. पहला कॉम्बिनेशन या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट का या फिर डिकम्पोजिशन का या फिर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का. इस आंसर डी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ऐसा इसलिए है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के डेफिनेशन में बताया गया है कि अगर एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स किसी भी मॉलिक्यूल हम देख सकते हैं कि Fe2O3 पूरा मॉलिक्यूल है, इसमें एटम्स कौन है, Fe है और ऑक्सीजन है. तो अगर एटम्स और या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स किसी भी मॉलिक्यूल से सेपरेट हो जाएं और उसमें एक दूसरा एटम आके जुड़ जाए या फिर ऐड हो जाए, उसे हम उस जो पर्टिकुलर रिएक्शन होती है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन. तो हम आप ये देख सकते हैं यहाँ पे Fe2O3 में जब एल्यूमिनियम से रिएक्ट करता है तो एल्यूमिनियम Fe को रिप्लेस करके, Fe जो एटम है उसको रिप्लेस करके उसकी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है, उसकी जगह घेर लेता है कह सकते हैं हम. तो उसमें Al2O3 कन्वर्ट में हो जाता है और Fe अलग हो जाता है. तो हम देख सकते हैं कि एटम्स दूसरे एटम्स की स्पेस को रिप्लेस करके उसकी स्पेस को ऑक्यूपाई कर ले रहा है. इसलिए ये जो डेफिनेशन है यहाँ पे
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिफिनीशन को पूरी तरीके से फॉलो कर रहा है, इसलिए यहाँ का जो आंसर है इसका डी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपेंड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या होता है जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम ऐड करते हैं आयरन फिलिंग में। टिक द करेक्ट आंसर, तो उसके क्या प्रोडक्ट मिलता है हमको, ये हमको बताना है यहाँ पे। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा और आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस होगा। बी ऑप्शन क्लोरीन गैस या फिर आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगी या फिर आयरन हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगा। नो रिएक्शन टेक प्लेस, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। डी ऑप्शन आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड, आयरन सॉल्ट बनेगा या फिर वाटर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है ए, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस होगा वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। व्हाट शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस, हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम क्यों बैलेंस करते हैं, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। इस क्वेश्चन में दो पार्ट हैं। पहले पार्ट का आंसर है इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स, हर जितने भी एटम्स होते हैं पर्टिकुलर एलिमेंट में, ऑन बोथ साइड्स का मतलब है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को बोल रहा है यहाँ पे, ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, जो जितने भी एटम्स होते हैं हर एलिमेंट के वो बोथ साइड्स यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इक्वल होते हैं, ऐसा बैलेंस इक्वेशन बोलता है। क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन सेटिस्फाई मास बैलेंस, क्योंकि बैलेंस इक्वेशन जो सेटिस्फाई कराता है मास बैलेंस को एज वेल एज चार्ज बैलेंस, तो और चार्ज बैलेंस को भी सेटिस्फाई कराता है। अब इसका सेकंड पार्ट है व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन भी बैलेंस, हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। इसका रीज़न दिया गया है यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में, द केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस, केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू मास, उसके मास के बेसिस पे, बिकॉज मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, क्योंकि मास को हम बना नहीं सकते नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। द इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज, और इक्वेशन को हम चार्ज के बेसिस पे भी बैलेंस कर सकते हैं। बिकॉज इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय एटम्स, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन लूज होता है एटम्स के द्वारा टू फॉर्म कैटायन, जैसे कैटायन बनता है, आर इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन, वो इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन जो गेन करता है अदर एटम्स टू फॉर्म एनायन, जिससे एनायन बनता है। ये इसका रीज़न था कि हम क्यों बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम क्यों बैलेंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं इन सबको केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है एंड देन बैलेंस देम, फिर उसको बैलेंस भी करना है। पहला है हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विथ नाइट्रोजन टू गिव अमोनिया, पहला पार्ट बोल रहा है हाइड्रोजन यानी कि H2 को हम रिएक्ट कराते हैं नाइट्रोजन से N2, H2 को हम रिएक्ट कराते हैं N2 से तो हमको अमोनिया मिलता है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। अब चलिए इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं हाइड्रोजन 2 है और नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे हम देख सकते हैं हाइड्रोजन 3 है और नाइट्रोजन 1 है। इसको बैलेंस कराने के लिए हम यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 6 हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने थे 3 थे। 3 को बैलेंस करने के लिए 6, ऐसे यहाँ पे 6 थे तो यहाँ पे भी 6 करने के लिए हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 का मल्टीप्लाई n में भी होगा, 2 का मल्टीप्लाई h में भी होगा, तो h में 3 तो ऑलरेडी थे और 2 और जुड़ गया उसमें, 2 का मल्टीप्लाई और हो गया उसमें, तो 3 2 जा 6 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे ऑलरेडी 6 हाइड्रोजन थे, हमने पहले ही 3 का मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर दिया था उसे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 6 हो गए, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 6 हो गए। इस प्रकार से हाइड्रोजन बैलेंस हो गए और नाइट्रोजन यहाँ पे 2 थे, तो नाइट्रोजन बैलेंस करने के लिए हमने ऑलरेडी यहाँ पे हाइड्रोजन को जब बैलेंस किया था तो हमने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया था, तो 2 का मल्टीप्लाई n में भी हुआ था, इस कारण से नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गए। यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन हो गए, यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन हो गए। इस प्रकार से फुल्ली बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। हम चेक भी कर सकते हैं, हाइड्रोजन 6 है यहाँ पे, 3 2 जा 6, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन 3 ये हो गए और ये 2 का मल्टीप्लाई हो गए, तो 6 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए। नाइट्रोजन 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे नाइट्रोजन भी 2 है क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई n में है और h में दोनों में होगा। 2 नाइट्रोजन यहाँ पे हो गए प्रोडक्ट में, और यहाँ पे भी कितने नाइट्रोजन हो गए 2। इस प्रकार से फुल्ली बैलेंस्ड इक्वेशन है। बी पार्ट, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को जब हम बर्न करते हैं एयर में तो हमको वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है। चलिए हम इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला होता है H2S, ये देखिए यहाँ पे लिखा है H2S गैस बर्न्स इन एयर। एयर में हमने ऑक्सीजन को इसलिए लिया है क्योंकि ऑक्सीजन वो गैस है जो बर्निंग को सपोर्ट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं करता, और जितनी भी अदर गैसेस है वो सपोर्ट नहीं करती है, अधिकतर ऑक्सीजन ही सपोर्ट करती है बर्निंग को, इसलिए हमने यहाँ पे ऑक्सीजन गैस को लिया। टू गिव SO2,
हमको इसका जब रिएक्शन होता है तो हमको SO2 मिलता है, यहाँ पे क्वेश्चन में खुद बताया गया है, सल्फर डाइऑक्साइड मिलती है और वाटर मिलता है, तो H2O लिक्विड। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 2 यहाँ पे हो गए और 1 यहाँ पे हो गया, तो मिला के कितने हो गए ऑक्सीजन 3। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो जाएंगे 6, और यहाँ पे कितने थे 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे हम, तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 4 यहाँ पे, और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करने से क्या होगा ऑक्सीजन भी 2 हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई H में भी होता है, 2 का मल्टीप्लाई O में भी होगा। यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई S में है और 2 का मल्टीप्लाई O में भी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए 4, 2 जा 4, ऑक्सीजन 4 है। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 2 और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो 1, तो 2 1 जा 2, यानी कि 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं और 4 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं। इन दोनों का एडिशन से कितना आएगा, क्योंकि पीछे प्लस साइन लगा इसलिए हम यहाँ पे एडिशन करेंगे, तो 4 + 2 6 ऑक्सीजन यहाँ पे भी हो गया और 6 ऑक्सीजन रिएक्टर में भी है और 6 ऑक्सीजन प्रोडक्ट में भी आ गए। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन को देखते हैं हम। हाइड्रोजन में कितने हैं 2 और यहाँ पे कितने थे 4। इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए 4, यहाँ पे भी कितने हो गए 4। अब सल्फर को काउंट करते हैं। सल्फर ऑलरेडी बैलेंस हो गया है, क्योंकि यहाँ पे 2 सल्फर थे, यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई हाइड्रोजन का बैलेंस करने के लिए कर दिया था हमने, इस कारण से यहाँ पे भी 2 सल्फर हो गए। तो इस प्रकार से सल्फर बैलेंस हो गया। अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि सब बैलेंस है कि नहीं। लास्ट में हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 4 हैं, तो बैलेंस है हाइड्रोजन। सल्फर देखिए 2 है, यहाँ पे सल्फर कितने हैं 2 है, ये बैलेंस है। ऑक्सीजन में आइए तो 3 2 जा 6 ऑक्सीजन यहाँ पे है, और यहाँ पे कितने हैं 2 2 जा 4 + 2 1 जा 2, यानी कि 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं और 4 ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो मिला के कितने हो गए 6 ऑक्सीजन। तो ये भी बैलेंस इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब सी ऑप्शन में आते हैं। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड को जब हम रिएक्ट कराते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट से, तो हमको एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट मिलता है। अब बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2 रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 द होल थ्राइस गिव्स। इससे हमें क्या मिलता है एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AlCl3 और प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का जो प्रेसिपिटेट होता है उसका फॉर्मूला होता है BaSO4। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं। यहाँ पे वही क्वेश्चन फॉर्म में लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है बेरियम क्लोराइड BaCl2 और हमारा और क्या है उसमें Al2SO4 द होल थ्राइस। Al2SO4 द होल थ्राइस ये होता है एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, यहाँ पे जो 3 का मल्टीप्लाई है ये SO4 में है, Al2 में नहीं है, सिर्फ SO4 में, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जितना लिखा होगा उसी के अंदर ये उसका मल्टीप्लाई होगा 3 का। ठीक है, BaCl2। अब इस सब को बैलेंस करते हैं हम। अब देखिए Ba यहाँ पे कितना है 1 है। ठीक है, यहाँ पे कितना था 1 था, बेरियम एक बैलेंस था। अब देखिए Cl2 क्लोरीन। अब क्लोरीन का यहाँ पे चेक करते हैं। Cl2 है यहाँ पे कितना है 3, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए 3 है यहाँ पे, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो कितने हो गए 6, और 2 यहाँ पे था 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने हो गए 6। तो इस प्रकार से क्लोरीन बैलेंस हो गया। ठीक है, अब आते हैं एल्यूमिनियम में। एल्यूमिनियम 2 था, यहाँ भी हम देख सकते हैं 2 का मल्टीप्लाई हमने क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए किया ही था, तो एल्यूमिनियम में बैलेंस हो गया उसी कारण। तो Al2 यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है। SO4 होल थ्राइस। SO4 कितना है 3 है, यहाँ पे क्या देख सकते हैं SO4 सिर्फ 1 था यहाँ पे। इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। और हाँ, बेरियम को भी बैलेंस करना पड़ेगा ना, बेरियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमने 3 का मल्टीप्लाई किया, और SO4 को भी बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई किया। इस प्रकार से ये इक्वेशन फुली बैलेंस्ड हो गई। अब इसे हम चेक कर लेते हैं। बेरियम कितने 3, यहाँ पे बेरियम कितने 3, बेरियम बैलेंस है। Cl2 क्लोरीन कितने 2, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लोरीन यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 तो ये हो गए थे और 3 ये, 3 2 जा 6 यहाँ पे थे, यहाँ पे कितने थे क्लोरीन 3 और 2 2 3 जा 6, तो क्लोरीन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी क्लोरीन 6 है। अब Al2 एल्यूमिनियम 2 है यहाँ पे, एल्यूमिनियम यहाँ भी 2 है। SO4 होल थ्राइस, SO4 3 है, तो यहाँ पे कितने SO4 है SO4 और ये 3 का मल्टीप्लाई होने के कारण SO4 3 हो गया। इस प्रकार से इक्वेशन फुल्ली बैलेंस्ड हो गई। डी पार्ट में आइए। पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर। पोटेशियम मेटल को जब हम रिएक्ट कराते हैं वाटर से, तो हमको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलता है। अब चलिए इसको देखते हैं इक्वेशन फॉर्म में।
पोटेशियम का फॉर्मूला होता है के, और वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। ये हमको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलती है। पोटेशियम को जब हम वाटर सिलेक्ट करते हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और वाटर और H2 गैस मिलती है। अब इसको बैलेंस करते हैं। पोटेशियम कितना है, 1 है। यहाँ पे पोटेशियम कितना था, 1 था, पोटेशियम बैलेंस है। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे 2 था, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना था, 1 और 2, तो 3 हो गया। यहाँ पे 3 को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 जा 4, और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो उससे क्या हुआ, हाइड्रोजन 2 हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन हो गए। इस प्रकार से इक्वेशन फुल्ली बैलेंस्ड हो गया हाइड्रोजन का। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो मिला के कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन। यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन कितने थे, 2, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए पहले किया था, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गए। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे भी हो गए। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी हमने 2 का मल्टीप्लाई किया था पहले। इस कारण से ऑक्सीजन में भी मल्टीप्लाई हुआ, के में, पोटेशियम में भी हुआ और हाइड्रोजन में भी हुआ। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने थे, 2 हो गए। अब आइए पोटेशियम में, जब हमने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया तो पोटेशियम की क्वांटिटी प्रोडक्ट में 2 हो गई, यहाँ पे 1 थी। तो इसको बैलेंस करने के लिए पोटेशियम को हमने 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी कर दिया, जिस कारण से पोटेशियम भी बैलेंस हो गया। अब चलिए चेक करते हैं कि इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। पोटेशियम 2 है, यहाँ पे पोटेशियम कितने हैं, 2 हैं, तो पोटेशियम बैलेंस है। हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 2 है, 4 है यहाँ पे, 2 2 जा 4, हाइड्रोजन 4 है यहाँ पे हाइड्रोजन 2 यहाँ से मिल गए और 2 यहाँ से मिल गए, तो और प्लस का साइन लगा है बीच में, इसलिए हम इनको ऐड कर देंगे, 2 + 2 4। अब देखते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे 2 यहाँ पे ऑक्सीजन है, और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2 का मल्टीप्लाई था यहाँ पे, तो 2 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन हो गए यहाँ पे भी। इस प्रकार से इक्वेशन फुल्ली बैलेंस्ड है। क्वेश्चन नंबर 6, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। इस इक्वेशन को हमको बैलेंस करना है। पहला है HNO3 + CaOH द होल ट्वाइस गिव CaNO3 द होल ट्वाइस + H2O। इसे हमको बैलेंस करना है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, एक यहाँ पे मिल गया, और यहाँ पे कितने मिल गए, 2 का मल्टीप्लाई OH दोनों में होगा, तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन एक और मिल गया, तो मिला के कितने हाइड्रोजन हो गए, 3, और यहाँ पे कितने थे, 2। इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे मिल जाएंगे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे मिल जाएंगे, और बीच में प्लस का साइन लगा है तो हम दोनों को ऐड कर देंगे। जब ऐड हुए तो हमको यहाँ पे कितने मिल रहे थे, हाइड्रोजन 2। उसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कि 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी हुआ है और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी हुआ है। ठीक है ना, 2 हाइड्रोजन यहाँ से मिल गए और 2 हाइड्रोजन यहाँ से मिल गए, मिला के कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन, के बीच में प्लस का साइन बना था। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने थे, 2 थे, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया, तो हाइड्रोजन यहाँ पे भी 4 हो गए। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब देखिए नाइट्रोजन को, NO3, यहाँ पे NO3 कितना है, 2 हो गए, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई पहले से था, तो NO3 2 हो गए। यहाँ पे NO3 कितने थे, 2 थे, ऑलरेडी ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 2, ब्रैकेट के अंदर NO3 लिखा है, उसके बाद 2 लिखा हुआ है, तो 2 का मल्टीप्लाई NO3 में बस होगा, तो यहाँ पे NO3 2 है, तो ये बैलेंस हो गया। NO3 ऑलरेडी बैलेंस हो गया। अब आइए कैल्शियम में। कैल्शियम कितना था, 1 था यहाँ पे कितना है, कैल्शियम में 1 है, तो यहाँ कैल्शियम में बैलेंस है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन है यहाँ पे, यहाँ प्लस का सिंबल लगा है तो हम ऐड करेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो 6 + 2 8 ऑक्सीजन हो गए टोटली रिएक्टेंट में। अब पॉइंट में चेक कर लेते हैं, पॉइंट में चेक कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे कितने मिल रहे हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है प्लस 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे, और 2 का मल्टीप्लाई है तो H में भी होगा, O में भी होगा, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे मिल गए, तो 6 + 2 8, तो 8 ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, तो टोटल कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन हो गया। अब चेक करते हैं कि ये बैलेंस इक्वेशन है कि नहीं। अब इसको देख सकते हैं आप, हाइड्रोजन 2 है यहाँ पे, यहाँ प्लस का सिंबल लिखा है तो प्लस करेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4, 2 लिखा है यहाँ पे, तो 2 + 2 4, टोटल हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितने हैं, 4। तो हमको पॉइंट में चेक कर लेते हैं 4 हाइड्रोजन है कि नहीं, तो 2 यहाँ लिखा है, 2 यहाँ लिखा है, तो 2 2 जा 4, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पे भी है। अब आइए NO3 में। NO3 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे NO3 कितना है, 2 है, NO3 ब्रैकेट के बाद 2 लिखा है, तो इसका मतलब NO3 बैलेंस है। अब यहाँ चेक करते हैं कैल्शियम कितना है, तो कैल्शियम 1 है, यहाँ पे भी कैल्शियम 1 है, तो कैल्शियम बैलेंस है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन को तो हमने पहले कर दिया था, तो अब ऑक्सीजन को चेक कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 3, यहाँ पे कितने हैं, 2, 3 तो यहाँ पे थे और 2 का मल्टीप्लाई होने के कारण यहाँ पे 6 हो गए, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने थे, 2, तो 6 + 2 8,
यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 3 2 6, 6 ऑक्सीजन यहाँ से मिल गए, प्लस का सिंबल लिखा था हम ऐड करेंगे और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन मिल गए, तो 6 + 2 8, तो टोटल 8 ऑक्सीजन हो गए इधर पीरियड में। इस प्रकार से ये इक्वेशन पूरा कम्प्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। पार्ट बी, NaOH + H2SO4 गिव Na2SO4 + H2O। यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है, NaOH + H2SO4, ये हमारा हो गया रिएक्टेंट। प्रोडक्ट है Na2SO4 + H2O, ये हमारा हो गया प्रोडक्ट। अब इसी सेम टू सेम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को इकट्ठा यहाँ पे आंसर में लिख देते हैं। अब इसको बैलेंस करते हैं। सोडियम कितने थे, 1, यहाँ पे सोडियम 2 थे, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो सोडियम भी 2 हो गया। अब 2 का मल्टीप्लाई सोडियम में भी हुआ, 2 का मल्टीप्लाई O में भी हुआ, 2 का मल्टीप्लाई H में भी हुआ। इस प्रकार से 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने थे, 4, तो 4 + 2, तो यहाँ पे 6 ऑक्सीजन हो गए। अब 6 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि 4 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं और 2 का मल्टीप्लाई हमने पहले यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे, 2, तो 4 + 2 6, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब आइए हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, 2 का मल्टीप्लाई H में भी होगा, तो 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, तो टोटल मिला के हो गए 4 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने थे, हाइड्रोजन 2 थे, 2 का मल्टीप्लाई हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए पहले किया था, तो यहाँ पे 2 हो गया, तो 4 हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे भी, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब आइए SO4 में, SO4 कितने हैं यहाँ पे, 1, यहाँ पे SO4 कितने हैं, 1, तो इस प्रकार से SO4 बैलेंस हो गया। इस प्रकार से पूरा इक्वेशन कम्प्लीटली बैलेंस हो गया। पार्ट सी में आइए, पार्ट सी में NaCl + AgNO3 गिव AgCl + NaNO3। अब इसको देखिए, NaCl + AgNO3 गिव AgCl + NaNO3। इसमें देखिए कुछ बैलेंस करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। वो कैसे, Na देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है, 1 है, तो Na बैलेंस है। Cl देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे Cl कितना है, 1 है, Cl बैलेंस है। Ag देखिए यहाँ पे 1 है, Ag यहाँ पे कितना है, 1 है, तो Ag बैलेंस है। NO3 देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है, NO3 1 है। इस प्रकार से ये बैलेंस इक्वेशन, ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब नेक्स्ट देखिए, PaCl2 + H2SO4 के BaSO4 + HCl, ये पार्ट डी है। पार्ट डी का आंसर देखिए, BaCl2 + H2SO4 के BaSO4 + ट्वाइस HCl। ट्वाइस यहाँ पे क्यों आया, चलिए हम उसको समझाते हैं। Pa कितना था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे कितना है, Va 1 है, Cl2 है और H2 है, तो Cl2 है और H2, और यहाँ पे H और Cl दोनों सिंगल सिंगल है, इसलिए हमें यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2H हो गया, 2Cl हो गया। इस प्रकार से Cl2 और H2 बैलेंस हो गया। SO4 कितने थे, 1 था, यहाँ पे कितने हैं, SO4 एक ही है, तो ये पूरा बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। जो इक्वेशन दी गई है उनको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड + कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH + CO2। इससे हमको क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 + H2O वाटर। अब इसको बैलेंस करते हैं। Ca कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे Ca कितना है, 1 है, तो ये बैलेंस है। OH है, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने थे, 2, तो मिला के कितने हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पे ऑक्सीजन देख सकते हैं आप, 2 3 यहाँ पे मिल गए और 1 यहाँ पे मिल गया, मिला के कितने हो गए, 4 ऑक्सीजन, इसलिए ऑक्सीजन बैलेंस है। हाइड्रोजन में आइए, तो हाइड्रोजन 2 था, यहाँ पे OH, तो 2 का मल्टीप्लाई O में भी था, 2 का मल्टीप्लाई H में भी होगा, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो गए और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 2, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब आइए बी में, जिंक + सिल्वर नाइट्रेट। जिंक + सिल्वर नाइट्रेट, जिंक का फॉर्मूला होता है Zn और सिल्वर नाइट्रेट का मतलब होता है AgNO3। तो हम जब रिएक्ट कराते हैं तो हमको जिंक नाइट्रेट और सिल्वर मिलता है। जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है ZnNO3 + सिल्वर का फॉर्मूला होता है Ag। तो यहाँ पे जिंक देख सकते हैं 1 है, यहाँ पे जिंक कितना है, 1 है, तो ये जिंक बैलेंस है। Ag कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे Ag कितना है, 1 है। अब NO3 का मेन यहाँ पे रोल था। NO3 यहाँ पे कितने हैं, 1 है, यहाँ पे कितना है, NO3 2 है। इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 का मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, NO3 कितने हो जाएंगे, 2, यहाँ पे NO3 कितने थे, 2। इस प्रकार से NO3 बैलेंस हो गया। लेकिन जब हमें 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे किया तो Ag कितने हो गए, 2। अब Ag को तो बैलेंस करना पड़ेगा हमको, तो Ag कितने थे, 2 यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो Ag बैलेंस हो गया। इस प्रकार से इक्वेशन कम्प्लीटली बैलेंस हो गई। थर्ड बार में देखिए, एल्यूमिनियम + कॉपर क्लोराइड। एल्यूमिनियम + कॉपर क्लोराइड ये हमारा हो गया रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट हमारा क्या था, एल्यूमिनियम क्लोराइड + कॉपर, ये हमारा हो गया प्रोडक्ट। तो एल्यूमिनियम का फॉर्मूला Al हो गया, कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला COCl2 हो गया,
इससे हमको क्या मिलता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम AlCl3 मिलता है, और कॉपर मिलता है, CO हो गया कॉपर का फॉर्मूला। एल्यूमिनियम कितने थे, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने थे, 1 था, तो ये बैलेंस था। कॉपर यहाँ पे कितने थे, 1 था, यहाँ पे कॉपर कितने थे, 1 था, बैलेंस हो गया। क्लोरीन देखिए मेन यहाँ पे रोल क्लोरीन का है, यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 2 है, यहाँ पे कितने हैं, 3 है। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3 2 जा 6, तो यहाँ पे क्लोरीन कितने हो गए, 6, लेकिन 3 का मल्टीप्लाई CO में भी हुआ है, तो यहाँ पे क्लोरीन कितने हुए, 6 हो गए क्लोरीन। यहाँ पे कितने हो गए, 3, और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 2 जा 6, तो 6 हो गए क्लोरीन। ठीक है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट में भी। अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, Al2 हो गया, तो एल्यूमिनियम को बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे भी एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया। अब आइए कॉपर में, कॉपर यहाँ पे कितने थे, 3 हो गए थे, कॉपर को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई किया, तो कॉपर भी बैलेंस हो गया। इस प्रकार से इक्वेशन कम्प्लीटली बैलेंस इक्वेशन कहलाती है। डी ऑप्शन, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड को जब हम पोटेशियम सल्फेट से रिएक्ट कराते हैं तो हमको BaSO4 बेरियम सल्फेट और प्लस पोटेशियम क्लोराइड मिलता है। अब BaCl2, अब इसको बैलेंस करते हैं, Ba कितने हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है, 1 है, तो बेरियम बैलेंस है। क्लोरीन कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 1 है। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 का मल्टीप्लाई K में भी होगा, 2 का मल्टीप्लाई Cl में भी होगा, तो क्लोरीन कितने हो गए, यहाँ पे 2, तो क्लोरीन बैलेंस हो गया। और पोटेशियम कितने थे, 2 का मल्टीप्लाई हमने पहले किया था क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए, तो पोटेशियम भी यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे पोटेशियम 2 हो गए। SO4 कितना है, 1 है, यहाँ पे SO4 कितना है, 1 है। इस प्रकार से ये पूरा इक्वेशन कम्प्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाती है। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई देयर रिएक्शंस इन ईच केस। इन सब केसों में हमको उसके रिएक्शंस को भी समझाना है। पार्ट ए, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड गिव पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। अब इसको केमिकल इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं, KBr एक्वस प्लस BaI2 गिव KI प्लस BaBr2। अब चलिए इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पे पोटेशियम कितने थे, 1, यहाँ पे पोटेशियम कितना है, 1, तो ये बैलेंस हो गया। अब ब्रोमाइड को बैलेंस करते हैं, ब्रोमाइड कितने थे, 1 था, यहाँ पे कितना है, ब्रोमाइड 2, तो ब्रोमाइड 2 होने के कारण यहाँ पे भी हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ब्रोमाइड कितने हो गए, 2 यहाँ पे भी हो गए रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में हो गए कितने हो गए, ब्रोमाइड Br2, 2 हो गए। ठीक है, अब आइए बैरियम में, बैरियम कितने थे, यहाँ पे 1 था, ठीक है, यहाँ पे बैरियम कितना था, 1 था, तो बैरियम बैलेंस है। I2 कितना है, I कितना है, आयोडीन, आयोडाइड कहते हैं या फिर आयोडीन कह लीजिए। आयोडीन कितने हैं, 2 है, यहाँ पे कितने हैं, 1 है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई किया तो पोटेशियम भी बैलेंस हो गया, क्योंकि पहले हमने ब्रोमाइड को बैलेंस करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई पहले किया था, तो पोटेशियम को में भी हुआ 2 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे पोटेशियम कितने हो गए थे, 2। अब यहाँ पे भी कितने हो गए, 2, तो यहाँ पे पोटेशियम 2 हो गए और आयोडीन भी 2 हो गए। इस प्रकार से पोटेशियम आयोडीन दोनों बैलेंस हो गए। ठीक है, टाइप क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कारण ये हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में समझाया इसके पूरे डिटेल के बारे में, आप वहाँ से जाकर के इसके बारे में देख सकते हैं। पार्ट बी, जिंक कार्बोनेट गिव्स जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जिंक कार्बोनेट जो है वो ब्रेक होता है जिंक ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब इसका एक केमिकल इक्वेशन देख लीजिए कैसा होता है, ZnCO3 सॉलिड गिव ZnO प्लस CO2। Zn कितने हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है, 1 है, तो ये जिंक बैलेंस है। CO3 कार्बन कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितने हैं, 1 है, तो कार्बन बैलेंस है। O3 यानी ऑक्सीजन कितने 3 हैं, यहाँ पे कितना हुआ 1 प्लस 2, तो यहाँ पे कितने हो गए 3, तो जिंक ऑक्सीजन में बैलेंस हो गया। इस प्रकार से इक्वेशन बैलेंस्ड है। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आता है, बाय द डेफिनेशन ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो बेसिक कॉन्सेप्ट में दी हुई है। वैसे इसमें क्या होता है कि जब एक मॉलिक्यूल ब्रेक होता है 2 पार्ट्स में, उसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब सी में आइए, हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस गिव हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन गैस को और क्लोरीन गैस को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमको हाइड्रोजन क्लोराइड मिलता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, उसको केमिकल इक्वेशन फॉर्म में देखते हैं। हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस गिव हाइड्रोजन क्लोराइड। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने थे, 2 थे, यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन कितने थे, 2 थे। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, तो हाइड्रोजन भी 2 हो गए, क्लोरीन भी 2 हो गए। इस प्रकार से ये बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाती है। अब ये टाइप कौन सा है इसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, 2 एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं 1 एलिमेंट में, ठीक है ना, इसलिए ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब दूसरा नेक्स्ट है डी पार्ट, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोराइड एसिड एक्वस गिव मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम का फॉर्मूला Mg होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब होता है HCl,
और मैग्नीशियम क्लोराइड का मतलब होता है MgCl2 प्लस हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का फॉर्म होता है H2। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब इसको चलिए बैलेंस कर लेते हैं। Mg कितना है 1 है, यहाँ पे Mg कितना है 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 का मल्टीप्लाई H में भी होगा, 2 का मल्टीप्लाई Cl में भी होगा। तो क्लोरीन कितने हो गए 2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लोरीन ऑलरेडी 2 है यहाँ पे। तो इस प्रकार से इक्वेशन कम्प्लीटली बैलेंस हो गई। और ये इसका टाइप क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बाय द डेफिनेशन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में समझाया है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में क्या होता है, गिव एग्जाम्पल। उसके बारे में आपको एग्जाम्पल भी देना है। आंसर है इसका, वन नोन दैट कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड आर बाउंडेड बाय केमिकल बॉन्ड। हम ये जानते हैं कि किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं वो केमिकल बॉन्ड के हेल्प से ही कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से, ठीक है ना। ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज, जब केमिकल चेंज होता है, व्हेन बॉन्ड्स बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द रिएक्टेंट्स आर ब्रोकन, जब बॉन्ड्स जो होते हैं किसी भी रिएक्टेंट के आपस में वो ब्रेक होते हैं, एनर्जी इज कंज्यूम, तो वहाँ पे एनर्जी कंज्यूम करते हैं। वेयर एज एनर्जी इज गिवन आउट व्हेन द बॉन्ड आर फॉर्म, जब बॉन्ड बनते हैं तो वो एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। एज इन द केस ऑफ प्रोडक्ट्स, जब वो प्रोडक्ट बनते हैं, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनते हैं तो वो एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, ठीक है ना। दस डिपेंड ऑन वेदर ओवरऑल एनर्जी इज गिवन आउट और कंज्यूम, इसी को डिपेंड करते हुए जब ओवरऑल एनर्जी जो कंज्यूम हुई और रिलीज़ हुई, द रिएक्शन इज आइदर, उसी के बेसिस पे हमने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन को क्लासीफाई करते हैं। पहला है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी इज इन्वॉल्व और गिवन आउट। इन्वॉल्व का मतलब होता है एनर्जी को बाहर रिलीज़ करना, आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल के हिसाब से तो बताया गया, कार्बन को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और साथ में 393.7 किलो जूल एनर्जी को वो रिलीज़ करता है। तो इससे क्या हुआ, एनर्जी को रिलीज़ किया, तो एनर्जी रिलीज़ करने से क्या हुआ, एनर्जी लॉस्ट हुई। इसलिए यहाँ पे माइनस का सिंबल डेल एच जो होता है नेगेटिव होता है, वो भी इसलिए शो किया गया है नेगेटिव में, ठीक है। दिस शोज 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, जब 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड लिबरेट, तो हमको क्या एनर्जी रिलीज़ करता है, वो कितना होता है 393.7 किलो जूल ऑफ हीट को वो रिलीज़ करता है। इसलिए यहाँ पे जब वो रिलीज़ कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव का सिंबल यूज़ किया है। पार्ट बी, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब हम नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हैं तो हमको अमोनिया मिलता है और साथ में 92 किलो जूल की एनर्जी को रिलीज़ करता है। इसी को कहते हैं, एग्जाम्पल है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, ए है रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, द रिएक्शन इन विच, जब वो रिएक्शन में एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल, व्हेन कार्बन रिएक्ट विद सल्फर, जब कार्बन को रिएक्ट कराते हैं सल्फर से तो 92 किलो जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द प्रोसेस, उस प्रोसेस में 92 किलो जूल हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, जो ये नीचे इक्वेशन में दी गई है। यहाँ पे हमने प्लस सिंबल इसलिए लिए क्योंकि हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लूज नहीं हो रही बल्कि गेन हो रही है, उसको एब्जॉर्ब करके यूज़ किया जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस का सिंबल यूज़ किया है। बी है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, जब नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है NO का, इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता है, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट कराता है तो वो नाइट्रिक एसिड को फॉर्म करता है। इसमें 180.5 किलो जूल ऑफ हीट का यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस का सिंबल किया गया, इसलिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसी क्वेश्चन को हम डिफरेंट तरीके से पूछ सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन एन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, राइट वन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ दिस रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये इसी क्वेश्चन जो ऊपर दिया हुआ था, इसी क्वेश्चन का एक सिमिलर क्वेश्चन है जो आपको दूसरे वर्ड्स में पूछ सकते हैं और इसका सेम टू सेम आंसर यही होगा, इसका सेम आंसर यही होगा जो यहाँ पे दिया है, ये पूरा सेम टू सेम इसका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, वाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सप्लेन। रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कंसीडर करते हैं, उससे आपको एक्सप्लेन करना है। इसका आंसर है ड्यूरिंग डाइजेशन, जब हम लोग फूड डाइजेशन में होता है, प्रोसेस में होता है, फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिमिलर सब्सटेंस। तो फूड जो ब्रोक होता है सिमिलर सब्सटेंस, फूड लाइक
राइस, पोटैटो, ब्रेड आर मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। राइस, पोटैटो, ब्रेड जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं। इस कार्बोहाइड्रेट आर फर्दर ब्रोकन डाउन टू ग्लूकोज। ये कार्बोहाइड्रेट ब्रोक हो जाते हैं ग्लूकोज में। ग्लूकोज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन यानी कि आप इनहेल और ऑक्सीजन जब आप सांस लेते हैं और है ना, उसे कहते हैं रेस्पिरेशन। ग्लूकोज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडाइज, तो ग्लूकोज उस समय ऑक्सीडाइज्ड होता है विद द लिबरेशन ऑफ एनर्जी, और उससे एनर्जी रिलीज होती है एज सोन बिलो, नीचे दिया हुआ है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव CO2, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर और प्लस एनर्जी, इससे हमको एनर्जी रिलीज करती है। प्लस रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें रिलीज एनर्जी को रिलीज हो रही है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11, वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट क्यों कहते हैं। राइट द इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, उसके लिए हमको उसके इक्वेशन लिख के समझाना है। आंसर है इसका, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट है। नीचे 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, इसमें डिटेल समझाया गया है। इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अ सिंगल कंपाउंड जो है ब्रेक होता है टू प्रोड्यूस 2 और मोर सिमिलर सब्सटेंस, जिससे ब्रेक डाउन होता है जिससे हमको 2 या फिर 2 और मोर 2 या 2 से अधिक सिमिलर सब्सटेंस मिलते हैं। एग्जाम्पल में मर्क्यूरिक ऑक्साइड ऑन हीटिंग डिकम्पोज टू मर्करी एंड ऑक्सीजन। मर्करी ऑक्साइड को जब हम हीट करते हैं तो डिकम्पोज होता है मर्करी में और ऑक्सीजन में। तो आप देख सकते हैं कि बड़ा सा अमाउंट वो मॉलिक्यूल था, ये ब्रेक हुआ 2 स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, 2 स्मॉलर एलिमेंट्स में, ठीक है ना, इसलिए ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, 2 और मोर सब्सटेंस सिमिलर कंबाइन, 2 और मोर सब्सटेंस जो हैं सिमिलर हैं और वो कंबाइन होते हैं, जिससे हमको न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। एग्जाम्पल, मैग्नीशियम कंबाइन विद ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन से कंबाइन करते हैं तो हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और उसके वर्ड से ही पता चल जाता है कॉम्बिनेशन का रिएक्शन मतलब कंबाइन करना, जोड़ना। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब हम जोड़ते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है ना। इसलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन से डिफरेंट है, क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक पर्टिकुलर एलिमेंट जो होता है, बिगड़ एलिमेंट्स, वो ब्रेक होता है 2 स्मॉलर एलिमेंट्स में, ठीक है ना। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक पूरा 2 स्मॉलर एलिमेंट से एक बड़ा सा एलिमेंट बनता है। इसलिए ये डिफरेंस है दोनों में, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। अब इसी क्वेश्चन को हम डिफरेंट तरीके से पूछ सकते हैं, जैसे यहाँ पे सिमिलर क्वेश्चन दिया है, डिफरेंस बिटवीन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट 1 केमिकल इक्वेशन फॉर ईच ऑफ दिस रिएक्शन। ये एक सिमिलर क्वेश्चन है जिसका आंसर सेम टू सेम यही रहेगा, बस वर्ड्स डिफरेंट हो सकते हैं, क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं, तो वो ये है। क्वेश्चन नंबर 12, राइट एन इक्वेशन फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। हमको बोल रहा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का हमको एक रिएक्शन लिखना है जिसमें हीट सप्लाई, वेयर एनर्जी इज सप्लाई, जो एनर्जी सप्लाई कर रही है वो हीट में कर रही हो, एक में, दूसरे में लाइट में और तीसरे में इलेक्ट्रिसिटी में। इन तीनों फॉर्म में हमको डिकम्पोजिशन रिएक्शन के रिएक्शंस लिखने हैं। इसका आंसर है 2 MgO ऑक्साइड ऑन हीटिंग गिव Mg प्लस O2 गैस, ठीक है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम हीट करते हैं तो मैग्नीशियम देता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। अब AgBr को जब हम लाइट देते हैं, लाइट जैसे ही उसको रखते हैं, यानी कि सन रेज में रख लीजिए या फिर आप कोई एक्सटर्नल सोर्स लगा दीजिए लाइट का, तो 2 एलिमेंट्स में ब्रेक हो जाता है, Ag सिल्वर और बेरियम में, ठीक है ना। H2O वाटर, जब उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं और एसिड ऐड करके इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो ये हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। ये 3 एग्जांपल्स हैं जिसमें हीट का पहले पॉइंट में हीट का यूज़ करके बताया गया है, सेकंड पॉइंट में लाइट का यूज़ करके बताया गया है, थर्ड पॉइंट में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है, उसको एक्सप्लेन करिए विथ एग्जाम्पल। आंसर, इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर रिएक्टिव मेटल, जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है उसके एक्वस सोल्यूशन से। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, 2 रिएक्टेंट इन अ सोल्यूशन, 2 रिएक्टेंट जो होते हैं सोल्यूशन में वो आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं आयंस का, ठीक है ना। अब इसको एक्सप्लेन किया गया एग्जाम्पल के हिसाब से। फर्स्ट पॉइंट है Fe सॉलिड प्लस CuSO4 एक्वस।
अब देखिए ये रिएक्टेंट है पूरे यहाँ पे क्या हो रहा है कि Fe जो स्मॉलर एलिमेंट्स है ये मोर रिएक्टिव है, ठीक है। ये यहाँ पे कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है, तो उसने क्या किया Fe को कॉपर से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो लेस रिएक्टिव मेटल था उसको उसके सोल्यूशन, क्योंकि ये एक्वस फॉर्म लिखा है यहाँ पे तो ये उसका सोल्यूशन था। तो लेस रिएक्टिव मेटल कौन था, कॉपर, और मोर रिएक्टिव मेटल कौन था, Fe। तो मोर रिएक्टिव मेटल ने लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सोल्यूशन से हटा दिया तो और उसकी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सोल्यूशन में कि Fe Cu की जगह आ गया और कॉपर को अलग से कर दिया, उसने अलग कर दिया उसके सोल्यूशन से। ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वेयर आयन डिस्प्लेस कॉपर फॉर्म इट सोल्यूशन। यहाँ पे कॉपर को उसकी Fe के आयंस ने डिस्प्ले कर दिया, उसकी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट है AgNO3 एक्वस प्लस NaCl गिव AgCl सॉलिड प्लस NaNO3, ठीक है। अभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वेयर सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 है एंड सोडियम क्लोराइड NaCl है, एक्सचेंज Cl माइनस एंड NO3 माइनस आयंस बिटवीन देम। यहाँ पे आप देख सकते हैं Ag जो सिल्वर है वो जाकर के Cl माइनस आयंस जो NaCl था उसके Cl माइनस आयंस से कंबाइन हो गया। तो ये जो रिएक्टेंट थे यहाँ पे, जो एक रिएक्टेंट जो है Ag वो दूसरे रिएक्टेंट के Cl माइनस आयन से, NaCl की जो रिएक्टेंट है उसके Cl माइनस आयन से कंबाइन होकर एक अलग प्रोडक्ट बना लिया। और NO3 जो है वो दूसरे जो रिएक्टेंट था उसके Na से जाकर रिएक्ट करके NaNO3 प्रोडक्ट बना लिया। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि Ag Cl से कंबाइन हो गया, NO3 Na से कंबाइन हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयंस, वो भी Cl माइनस की NO3 माइनस आयंस की, Cl माइनस आयंस की NO3 माइनस आयंस की बिटवीन देम, तो आपस में एक्सचेंज हुए। इस कारण से इसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर रिकवर ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व्स। यहाँ बोल रहे हैं कि जो रिफाइनिंग होता है सिल्वर का, उसे रिफाइन करते हैं, साफ़ करते हैं, रिकवर ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट से जब उसे रिफाइन करते हैं, सोल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर एलिमेंट्स। तो जो डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे होता है वो कॉपर एलिमेंट्स का होता है। राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व, तो वहाँ पे कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। अब देखिए सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 एक्वस प्लस कॉपर, वहाँ पे कॉपर मेटल का हमने यूज़ करते हैं जब भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं सिल्वर की, सिल्वर नाइट्रेट से, तो वहाँ पे हम कॉपर मेटल का यूज़ करते हैं रिफाइनिंग के लिए। उसी का रिएक्शन बोला गया है, उसी को बोला गया था क्वेश्चन में कि उसका रिएक्शन में क्या होता है आपको बताना है पूरा, रिएक्शंस कौन सी इन्वॉल्व होती हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे कॉपर था, कॉपर का जब यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, Ag प्लस आयंस जो हैं वो कॉपर प्लस आयन NO3 जो आयंस है वो कॉपर प्लस आयंस के से जाके एक्सचेंज हो जाएंगे। तो CuNO3 द होल ट्वाइस एक्वस, और यहाँ पे क्या लेफ्ट हो गया Ag। इस प्रकार से सिल्वर जो है अलग से हट जाता है और कॉपर जो है NO3 से कंबाइन कर देता है। कॉपर जो है सिल्वर नाइट्रेट से जाके कंबाइन कर देता है, तो अलग से एक एलिमेंट्स बना लेता है और सिल्वर अलग हो जाता है। ये पर्टिकुलर रिएक्शन इस रिफाइनिंग में काम आती है सिल्वर की। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। आप क्या जानते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में, उसे एक्सप्लेन करिए एग्जांपल के हिसाब से। तो इसका आंसर है व्हेन टू रिएक्टेंट इन अ सोल्यूशन रिएक्ट, जब दो रिएक्टेंट सोल्यूशन में रिएक्ट करते हैं एंड वन और मोर ऑफ द प्रोडक्ट इज इनसॉल्युबल फॉर फॉर्मिंग ए प्रेसिपिटेट। तो उसमें एक या एक से अधिक जो प्रोडक्ट होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, जो पानी में इसलिए घुल नहीं सकते। इनसॉल्युबल यानी कि सोल्यूशन नहीं बना सकते आसानी से। इनसॉल्युबल का मतलब ये भी कह सकते हैं आप कि वो घुलते नहीं आसानी से पानी में। टू और फॉर्मिंग अ प्रेसिपिटेट, तो वो प्रेसिपिटेट बनाते हैं। द रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ सोल्यूशन ऑफ आयरन क्लोराइड, जो आयरन क्लोराइड का सोल्यूशन है, एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन है, आर मिक्सड। आयरन क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब हम मिक्स कराते हैं, दोनों एक्वस में हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमको अब ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ आयरन हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म, तो हमको वहाँ पे ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलता है आयरन हाइड्रोक्साइड का। ये सॉलिड फॉर्म में रहता है, ये इनसॉल्युबल रहता है, इसलिए हम इसे कहते हैं वाइट प्रेसिपिटेट। ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलता है वैसे यहाँ पे आयरन हाइड्रोक्साइड का। और बाकी बचा 11 NH4Cl एक्वस, ये भी एक्वस फॉर्म में होता है, लेकिन ये सॉलिड फॉर्म में होता है और प्रेसिपिटेट होता है। देखिए तब जब दो एक्वस सोल्यूशन को हम रिएक्ट कराते हैं
और वहाँ पे एक सॉलिड सोल्यूशन बनता है, सॉलिड एलिमेंट बनता है FeNO3 होल ट्वाइस, इसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। अब एक ये किस कलर का बनता है, ब्राउन कलर का बनता है, इसलिए कहते हैं हम इसे ब्राउन प्रेसिपिटेट। और बाकी बचा प्रोडक्ट NH4Cl, वो एक्वस फॉर्म में ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विथ 2 एग्जाम्पल ईच। ऑक्सीडेशन, अब देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पर पूछा जा रहा है, और उसको गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन के बेसिस पे एक्सप्लेन करना है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जब किसी रिएक्शन में किसी सब्सटेंस को ऑक्सीजन का गेन होता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन का मतलब होता है व्हेन अ केमिकल रिएक्शन इन विच सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन, जब कोई सब्सटेंस लूज करता है ऑक्सीजन को उसे हम कहते हैं रिडक्शन। ऑक्सीडेशन के एग्जांपल है Cu+O2 ऑन हीटिंग। कॉपर में जब ऑक्सीजन से हीट कराते हैं तो हमको कॉपर ऑक्साइड मिलता है, Cu इज ऑक्साइड 2 ऑक्सीडाइज्ड टू CuO। यहाँ पे देखिए कॉपर में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ तो CuO बना, तो ये इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है कॉपर से, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है, दूसरा एग्जांपल है Mg+O2, मैग्नीशियम प्लस O2 ऑक्सीजन से बर्न करते हैं, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। Mg इज ऑक्सीडाइज टू MgO, तो मैग्नीशियम को ऑक्सीडाइज करने पर MgO बन रहा है, ऑक्सीडाइज मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब रिडक्शन में क्या होता है, इस एग्जांपल को देखते हैं। ZnO+C, जिंक ऑक्साइड को जब हम कार्बन से ऐड कराते हैं तो CO2 बन जाता है, CO बन जाता है, और जिंक CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो जिंक अलग से निकल जाता है, कार्बन का मल्टीप्लाई कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाता है, इसे हम कहते हैं रिडक्शन। यहाँ पे ZnO जो जिंक ऑक्साइड था उसका रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब कि जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन हट रहा है तब जाके वो जिंक बन रहा है, तो इसलिए कहते हैं यहाँ पे रिडक्शन। तो ZnO इज रिड्यूस्ड टू Zn। CuO+H2 कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन उससे जब रिएक्ट कराते हैं तो कॉपर अलग निकल जाता है और वाटर बन जाता है। तो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन वाला वो हट रहा है, वहाँ यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, इसलिए यहाँ पे इसे हम रिडक्शन कहते हैं। CO इज रिड्यूस टू कॉपर, तो CO का जो रिडक्शन हो रहा है कॉपर में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है, ये हो गया रिडक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 17, अ साइनी ब्राउन कलर एलिमेंट X ऑन हीटिंग। एक साइनी ब्राउन कलर एलिमेंट है X, उसे हमने X नाम दिया है। ऑन हीटिंग इन एयर, जब उसे हम हीट करते हैं एयर में, बिकम ब्लैक निकला तो वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। नेम द एलिमेंट X, तो वो एलिमेंट X क्या है, एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म, और जो ब्लैक कलर कंपाउंड है उसका क्या नाम बनता है, ठीक है सर। एलिमेंट X वो जो है कॉपर है, एलिमेंट जो X है वो कॉपर है Cu। कंपाउंड क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड। अब देखिए कॉपर जो है ब्राउन कलर का होता है, जब उसे हम हीट करते हैं एयर में तो फ्रॉम एयर, तो O2 इसलिए लिया गया है क्योंकि ऑक्सीजन ही वो गैस है जो बर्निंग को सपोर्ट करती है हीटिंग करने में, ठीक है ना। तो यहाँ पे एयर में हमने ऑक्सीजन को लिया है, जब कॉपर इससे रिएक्ट कराते हैं तो कॉपर ऑक्साइड में बनता है। कॉपर जो ब्राउन कलर का है जब वो कॉपर ऑक्साइड में बनता है तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है। ये यहाँ पे आंसर था इसका। तो कंपाउंड क्या था, कॉपर ऑक्साइड CuO, एलिमेंट X क्या था, कॉपर Cu। क्वेश्चन नंबर 18, वाई डू वी अप्लाई पेंट और आयरन आर्टिकल्स। हम पेंट क्यों अप्लाई करते हैं आयरन आर्टिकल्स में, लोहे के सामानों में। आंसर है पेंट एक्ट्स एन एंटीऑक्सीडेंट। पेंट जो है एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और सेव आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम डैमेजिंग ड्यू टू कोरोजन, और वो कोरोजन से बचाता है आयरन आर्टिकल्स को। आयरन आर्टिकल्स हो गए लोहे के सामान जैसे। इट एक्ट्स एज बफर, वो बफर का काम करता है। बफर यानी कि मान लीजिए वॉल हो कह सकते हैं हम, बिटवीन आयरन आर्टिकल्स एंड मॉइस्चर एयर। जो आयरन आर्टिकल्स होते हैं उनके और मॉइस्चर एयर के बीच में जो एक लेयर वाला काम करता है, बफर वाला काम करता है, जिससे जो आयरन आर्टिकल्स है वो डैमेज नहीं हो पाते हैं कोरोजन से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड। जो ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड्स होते हैं आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से हम उसे फ्लश्ड करके क्यों रखते हैं, फ्लश्ड मतलब हुआ, फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन का मतलब ये होता है जब उसे हम पैक करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हवा, जो आप देखे होंगे चिप्स वगैरह के पैकेट हो गए, ठीक है ना, उसके अंदर हवा भरी रहती है। हवा किसकी भरी होती है, नाइट्रोजन की भरी होती है। वो इसलिए भरी होती है कि वो फूड फ्रेश रहे और सेव और बचा रहे, वो भी ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन से, और इसलिए हम उसे फ्रेश करके रखते हैं नाइट्रोजन से। उसी को समझाया गया आंसर में यहाँ पे, टू कीप फूड आइटम्स फ्रेश एंड सेव दीज फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन। उसे ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए ऑक्सीजन से, फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन, इसलिए हम उसे फ्लश करके रखते हैं नाइट्रोजन से।
क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द फॉलोइंग आइटम्स विथ वन एग्जाम्पल ईच। जो यहाँ पे दिए गए हैं 2 पॉइंट, इन दोनों को हमको समझाना है विद एग्जाम्पल, ठीक है ना। आंसर है ए पार्ट, कोरोजन। कोरोजन ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ मॉइस्चराइजर एंड ऑक्सीजन मेटल्स गेट कोरोड, दैट इज मेटल पार्शियली आयरन फॉर्म अ पोरस लेयर ऑन द सरफेस एंड दस गेट डैमेज, दिस इफेक्ट इसको कोरोजन। यहाँ पे कोरोजन की डिफिनीशन दी गई है, इसमें बताया गया है कि जब मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन मेटल्स गेट कोरोड, दैट इज जैसे कि मतलब ये मॉइस्चर जो होता है एयर में और ऑक्सीजन के कारण जो मेटल्स होते हैं वो कोरोड हो जाते हैं, जंग लग जाती है। पार्शली आयरन फ्रॉम अ पोरस लेयर, और एक लेयर बन के वो निकलने लगती है लेयर, ठीक है ना। इस इफेक्ट को हम कहते हैं कोरोजन। कोरोजन कॉजेज डैमेज टू मेटल्स आर्टिकल्स, कोरोजन से हम लोग को डैमेज होता है मेटल आर्टिकल जो कि लोहे से बनी होती हैं, जैसे कि कार बॉडीज़ हो गई, ब्रिजेस हो गए, आयरन रेलिंग हो गई, शिप्स हो गए एंड अदर सब्सटेंस ऑफ डेली यूज़, और जो अदर सब्सटेंस है डेली यूज़ के उनमें ये कोरोजन का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है डैमेज करने में मेटल्स को। बी और पार्ट है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, फैट एंड ऑयल इन फूड गेट kept for long time, जब फैट एंड ऑयल इन फूड kept for long time gets oxidized and become rancid and taste of food changes and cause infection on eating, this is called rancidity। रेंसिडिटी का मतलब होता है किसी फूड में जब ऑयल और फैट है उसे हम बहुत समय तक के लिए खुला रख देते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और बिकम रेंसिड, और रेंसिड में कन्वर्ट हो जाता है। एंड टेस्ट ऑफ फूड चेंजेस, और उसका जो टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है। एंड कॉजेस इन्फेक्शन, और उसको खाने से इन्फेक्शन होता है, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं रेंसिडिटी, ठीक है। टू प्रिवेंट रेंसिडिटी एंटीऑक्सीडेंट विच प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। उसको रेंसिडिटी से बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट, और एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है जो ऑक्सीडेशन होने से बचाते हैं, आर एडेड टू फूड, जो वो ऐड किए जाते हैं फूड में, कंटेनिंग फैट्स, जो इसमें फैट और ऑयल होता है उसमें हम ऐड करते हैं। रेंसिडिटी कैन आल्सो बी प्रिवेंट बाय फ्लशिंग आउट ऑक्सीजन विथ एन इनर्ट गैस लाइक नाइट्रोजन, जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 90 में देखा ही था कि जो ऑयल फैट और ऑयल फूड होते हैं उनको जब हम पैक करते हैं तो उसके अंदर नाइट्रोजन भर देते हैं, ठीक है ना। तो जिससे वो फ्रेश और अच्छे रहते हैं, शेप फ्रेश रहते हैं और सेफ रहते हैं, बचे रहते हैं ऑक्सीडेशन होने से। तो वही एग्जाम्पल बताया गया कि ऑक्सीजन पहले 2 तरीके होते हैं, एक तो उसकी ऑक्सीजन निकाल दीजिए और उसमें इनर्ट गैस जैसे कि नाइट्रोजन भर दीजिए। अब इसका एग्जाम्पल बताया गया है, फॉर एग्जाम्पल पैकिंग ऑफ फूड आइटम्स लाइक चिप्स, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल पहले ही बताया था कि चिप्स के जो पैकेट होते हैं उसमें फ्लश कर देते हैं नाइट्रोजन का, सो दैट दीज कैन बी यूज्ड इवन आफ्टर लॉन्ग ड्यूरेशन, ताकि हम उसे बहुत समय के बाद भी यूज़ कर सकें, इसलिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।